हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें हम आज बात करने वाले हैं संसदीय प्रणाली के उच्च सदन यानी राज्यसभा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो लोकसभा की योग्यताएं, अधिकार, कार्य क्षेत्र, उसकी संरचना, पदावधि, सदस्यों की शपथ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अगर बढ़े हम तो राज्यसभा, जिसे संसदीय प्रणाली का उच्च सदन भी कहा जाता है, आज उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि राज्य जो सभा है वो हमारी संसदीय प्रणाली का उच्च सदन होता है, जो कभी भी विघटित नहीं होता, एक निरंतर चलने वाली संस्था है, या आप इसे स्थायी संस्था भी या स्थायी सदन भी कहा जा सकता है। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 निर्धारित की गई है। अगर ये 250 निर्धारित जब होती है, अगर हम मैक्सिमम 250 अगर लें तो इनमें से 238 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की जो संख्या है वो 245 सदस्य है। इन 245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ साथ 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब किस तरीके से ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करके आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र से कैसे आते हैं, क्या क्या कंडीशन और योग्यताएं उनकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संविधान की हमारी जो अनुसूची है, जो हमारे शेड्यूल्स हैं, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन का वहां पर वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में कि राज्यों के लिए किस तरीके से, या जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके बीच किस तरीके से सीटों का आवंटन होगा, किस कहाँ के लिए, राज्यसभा के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी क्या कंडीशन होती है कि जो राज्यों के प्रतिनिधित्व, जहां पर राज्यसभा में क्या करते हैं, अपनी स्टेट का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यहां पर इनका चुनाव कर दिया जाता है और इन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। राज्यसभा के लिए राज्य की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी होगी उतना ही उसकी जनसंख्या के हिसाब से ही उसको राज्यसभा में क्या दी जाती हैं, सीटें दी जाती हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 सदस्य हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या ज्यादा है, तो 31 सदस्य रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे अगर हम त्रिपुरा को देखो तो वहां से सिर्फ एक ही सदस्य सीटें राज्यसभा के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या है, कम है। अगर हम अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका में जैसे सीनेट है, उनका उच्च सदन होता है, तो वहां पर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल बराबर है। वहां हर राज्य के लिए कितनी, 2 सीटें दी गई हैं। कुल कितनी सीटें वहां पर, 100 सीटें हैं। वहां पर जनसंख्या का कोई भी आधार नहीं है। हर राज्य जनसंख्या चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वहां पर 2 सीट अनिवार्य कर दी गई है। अगर हम बात करें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी एक निर्वाचन मंडल होगा, उसके द्वारा उस प्रतिनिधि का चुनाव वहां पर कर दिया जाता है। चुनाव कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा कर दिया जाता है। और जो हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के पास ही राज्यसभा की क्या है, वहां पर सीटें आवंटित कर दी गई हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नामित सदस्य या मनोनीत सदस्य। तो राष्ट्रपति का, जैसे हमने बताया था आर्टिकल 80 के सब क्लॉज ए में, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करता है, नामित करता है, नाम निर्देशित करता है। और जो ये सदस्य हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों पर के संबंध में विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हो, उन लोगों को ही राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है या मनोनीत करता है। अगर हम राज्यसभा की अवधि की बात करें, क्या कार्यकाल राज्यसभा का होता है, तो राज्यसभा एक निरंतर सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, राज्यसभा हमारा संसदीय प्रणाली का उच्च सदन होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अब भंग नहीं होगा तो जो लोग जाएंगे प्रतिनिधि के तौर पर, तो उनका रिटायरमेंट भी होगा, एक समय भी निर्धारित किया गया होगा। तो
एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यहां पर इस शब्द को जानना बहुत जरूरी है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यह ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। देखिए, राज्यसभा जो है पहली बार 1952 से स्थापित कर दी गई थी और तब से ये क्या है, निरंतर चलने वाली एक संस्था है जो कभी भी विघटित नहीं होती है। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भी भरी जाती हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में क्या कर दिया जाता है, उनका मनोनयन किया जाता है, इनका जो सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, क्या ये वापस आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो जो सेवानिवृत्त होने वाले जो सदस्य होते हैं वो कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, या नामित हो सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। वो कितनी बार भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। देखिए, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो उस समय पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया था और उसके आधार पर कहा गया था, संसद ने कहा था इस अधिनियम के आधार पर कि राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि होगी वह 6 साल की होनी चाहिए। ठीक है, और इसी की तर्ज पर भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए। ठीक है, और यह भी कहा गया राज्यसभा में चुनने जो सदस्य हैं उनकी पदावधि कम करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दे दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने इसी अधिनियम के तहत भी कहा था कि पहले बैच में यह तय हुआ था इसी अधिनियम के आधार पर कि जो लॉटरी के आधार पर इन सदस्यों की क्या कर दी जाएगी, सेवानिवृत्ति भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी वहां पर कही गई थी, किसमें, इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही हमने ये कार्यकाल घटाना बढ़ाया जा सकता है या निर्धारित किया गया है। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करें कि कौन से मेंबर हैं, कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं या अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ठीक है, उस व्यक्ति को राज्य या संघ क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो संघ या राज्य क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी योग्यताएं भी राज्यसभा के लिए रखी गई हैं। अगर हम शपथ की बात करें कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं कौन शपथ दिलाता है, तो संसद का प्रत्येक सदन, अब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समकक्ष क्या करता है, अपनी शपथ लेता है। तो संसद का प्रत्येक सदन, भाई हमारे पास 2 ही सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति अनुपस्थित है या उन राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। तभी वो कहां पर एंट्री कर सकता है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों में एंट्री कर सकता है। वैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसमें 500 रुपए का क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है, जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही वहां पर अपना क्या कर सकता है, मत दे सकता है। अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति के बारे में, जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है उसी तरीके से जो राज्यसभा है उसको रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए वहां पर भी राज्यसभा का एक सभापति होता है। और भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, दोनों की जो शक्तियां हैं या दोनों के जो कार्य हैं वो बिल्कुल समान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति में, तो दो जो शक्तियां हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पास थोड़ा सा ज्यादा शक्तियां हमने दे रखी हैं। वो ज्यादा शक्तियां क्या हैं हमारे पास, अगर हम देखें ज्यादा शक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो 2 चीजें यहां पर आती हैं। एक तो लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी क्या होता है, अंतिम होता है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है। दूसरा, संसद की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यहां पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पावर किसको ज्यादा मिली हुई है, लोकसभा अध्यक्ष को, अगर हम देखें केवल इन 2 बिंदुओं के ऊपर। अध्यक्ष की तरह जब सभापति का वेतन भत्ते संसद ही निर्धारित करती है और संसद की संचित निधि पर ही ये क्या होते हैं, भारित होते हैं। अगर हम बात करें
कि उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है। यानी जब उपराष्ट्रपति को उसके सभापति से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी राज्यसभा का सभापति के रूप में वो बैठ नहीं सकता। हालांकि वो क्या कर सकता है, बैठ सकता है सभा में, बोल सकता है, बात विचार रख सकता है, कार्यवाही सुन सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ये चीज ध्यान रख लें, मत बराबर होने की स्थिति में वो मत नहीं दे सकता। दूसरा, ये पहली बार में भी अपना मत नहीं दे सकता। जैसे कि अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में वो क्या दे सकता है, मत तो दे सकता है, लेकिन जो अध्यक्ष है या जो सभापति है वो पहली बार में मत नहीं दे सकता है। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। दूसरा, अगर हम कहें कि भाई उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पीठासीन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, ना वो गद्दी पर बैठ सकता है। हालांकि वो अपनी कार्यवाही में वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगर हम संसदीय सत्र के बारे में बात करें तो लास्ट जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था लोकसभा में, वहां पर काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कि संसदीय कार्यवाही के साधन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से संसद में कार्यवाही होती है, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो संसद में यूज की जाती हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो लोकसभा पार्ट 1, लोकसभा पार्ट 2, वहां पर जाकर आप अच्छे से उसे देख सकते हैं। संसदीय सत्र के बारे में बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, यानी 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच। सामान्यतः हमारे पास 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और इन्हीं सत्रों के आधार पर ही क्या की जाती है, संसदीय कार्रवाई की जाती है। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।